हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग ठीक हो? पढ़ाई बिल्कुल बेहतर चल रही है? पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या, कहीं पर कोई डाउट है? पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बताइए। अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ना हो तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं फिर तुरंत, क्योंकि आज फिर ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ मुलाकात होनी। जैसे कल की क्लास थी, कल की क्लास में एक से बढ़कर एक प्रश्न था, वैसे आज की क्लास में एक से बढ़ के एक प्रश्नों को कलेक्शन लिया गया है। खतरनाक 2022 के खतरनाक प्रश्नों में इनको काउंट किया जाएगा, और जितना खतरनाक प्रश्न उतना खतरनाक मेथड। आज बिल्कुल खतरनाक क्लास होने वाली है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं क्लास। आइए, पहला प्रश्न यूपीएसआई 2022 के पेपर में आया है। प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन है और बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है ना। चलो समझाते हैं। कह रहा, अकबर अपने 14 और 15 वर्ष आयु के दो बेटों के लिए इतने रुपए की वसीयत छोड़ता है, मतलब इतने रुपए दो बच्चों के नाम जमा करता है। बस इतनी सी बात समझो। उन्होंने 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अकबर जो है, जो ये पैसा छोड़ता है 44,100 रुपये दोनों बच्चों के नाम। एक बच्चा 14 वर्ष का है और एक बच्चा 15 वर्ष का है। भैया किसी के भी पिताजी होंगे, अगर किसी भी बच्चे को अगर वो अपनी धनराशि देना चाहेंगे तो वो यही चाहेंगे जब बच्चे मेरी धनराशि पाएँ तो बराबर बराबर हो, बच्चा मेरा छोटा हो या बड़ा हो। हमेशा पिताजी यही चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों को समान समान राशि मिले ना, यही तो चाहते हैं। तो अगर बच्चा बड़ा है या बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है एक बच्चा छोटा है, लेकिन पिताजी जब भी धनराशि का बंटवारा करते हैं तो यही चाहते कि हमारे दोनों बच्चों को समान राशि ही मिलनी चाहिए। तो वही कहा गया कि 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होनी चाहिए। मतलब इसमें की जो धनराशि जमा करना है वो इस हिसाब से जमा करो कि 10% के ब्याज लगने के बाद जब हमारे दोनों बच्चों को धनराशि वो दी जाए, ब्याज के बाद जब दी जाए तो दोनों बच्चों को समान धनराशि मिले। मतलब जो ये बच्चा छोटा होगा इसको 1 साल का ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और जो बच्चा बड़ा होगा इसको 1 साल का ब्याज कम मिलेगा। तो बच्चा जो बड़ा होगा उसके में ज़्यादा धनराशि जमा करनी चाहिए, और जो बच्चा छोटा होगा उसमें कम धनराशि जमा करनी चाहिए, जिससे जब वो बड़े हो जाएं, जब दोनों 17 साल के हो जाएं तो बराबर की धनराशि मिले। यही तो कह रहा ना, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या कह रहा है, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो छोटे बेटे को जब बराबर बराबर हिस्सा बटेगा बड़े और छोटे को, तो छोटे वाले का वर्तमान हिस्सा बताना है, मतलब जब जमा किया गया था वर्तमान हिस्सा, आज का नहीं। चलो आइए समझते हैं। दो बच्चे हैं, एक 14 वर्ष का है और एक 15 वर्ष का है। तो भैया जब इन दोनों को 17 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी होगी, तो जब ये 17 वर्ष का होगा तो इसको कितने वर्ष बीतने चाहिए? 3 वर्ष। और जब ये 17 वर्ष का होगा तो इसमें कितने वर्ष? 2 वर्ष। इसको 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसको 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा ना। समझते चलिएगा। आपके पास 44,100 रुपये हैं, आप इसको इन दोनों बच्चों में जमा करना चाहते हैं। हमने कहा जो ये छोटा वाला है, छोटा वाला सुनते जाइएगा, इसके में हमने x रुपए जमा किए, तो जो बड़ा वाला है इसके में जमा होंगे 44,100 माइनस x। जितना इसके में जमा कर देंगे उससे जो बचेगा तो 44,100 से घटा के पता करेंगे कि क्या बचा है, वो हम जमा कर देंगे बड़े वाले में। ठीक, तो छोटे वाले में ब्याज का रेट क्या है? 10% चक्रवृद्धि है। तो छोटे वाले में जब x रुपए जमा करते हो 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तो जमा करना है 110/100, 110/100 और 110/100। छोटे वाले में हमने x रुपए जमा किया 3 वर्ष के लिए, 110/100, 110/100, 110/100 ये ब्याज मिल गया। फिर बड़े वाले बच्चे में हमने जमा किया 44,100 माइनस x, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ब्याज का दर क्या है? 10%, 110/100, 110/100, यही तो होगा।
जब दोनों के पास ब्याज लग जाता है तो जो धनराशि बटती है वो कैसी बटती है? समान। देखो यहाँ पे लिखा है ना, समान राशि प्राप्त होनी चाहिए। दोनों के धन पर ब्याज लगने के बाद जो राशि होनी चाहिए वो समान समान होनी चाहिए, दोनों को समान राशि मिलनी चाहिए। अब सुनिएगा आगे, आगे सुनते जाइएगा बस मेरी बातों को, आपको सबको समझ में आएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 110/100, 110/100, ये 110/100, ये 110/100, ये 1 0 से 1 0 कर गए। ये 11 का गुणा कर दो तो ये 11x होगा। ये 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये 44 1000 हो जाएगा। 10 का गुणा x में करोगे तो ये 10x होगा। 10x इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 21x बराबर 44,100। ये 21 21 441, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 21,000। मतलब इस समय जो बच्चे के पास, छोटे वाले बच्चे के पास है वो कितने रुपए हैं वर्तमान में? 21,000 रुपए हैं। 21,000 रुपए हैं। बताइए, कोई कठिन था? कुछ कठिन नहीं था। जितना कठिन उसकी लैंग्वेज उससे आसान उसका मैथड। हमने क्या किया फिर से एक बार समझा देते हैं। दो बच्चे हैं, एक 14 वर्ष का है, एक 15 वर्ष का है। दोनों को 17 वर्ष की आयु में समान राशि मिलनी चाहिए। तो छोटे बच्चे के अकाउंट में वर्तमान में हम कितने रुपए जमा करें? ठीक, तो हमने कहा छोटे बच्चे के अकाउंट में वर्तमान में आप 100 रुपये जमा कर दो। हमारे पास 44,100 रुपये थे, उसका 100 रुपये हमने छोटे बच्चे को दिया। तो बड़े बच्चे को कितना दोगे? 44,100 माइनस x। छोटे बच्चों को 3 वर्ष का ब्याज मिलता है। कितने % की दर से? 10% की दर से। तो छोटे बच्चे पर 3 वर्ष का ब्याज निकाल दिया गया। और बड़े बच्चे को कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 2 वर्ष का, क्योंकि वो 15 वर्ष का है, 17 वर्ष की आयु में उसको पैसा मिलना है, तो उसके ऊपर 2 वर्ष का ब्याज निकाल दिया गया। कैलकुलेशन किया गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है? 21,000। मीन्स छोटे बच्चे को वर्तमान में 21,000 रुपये अकाउंट में जमा किया गया। उसके बाद उसके ऊपर ब्याज लगेगा, बराबर बराबर धनराशि मिल जाएगी। बताइए, कोई डाउट है कहीं पर? बिल्कुल क्लियर है सबको? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपीएसआई 2022 के पेपर में पूछा गया था। यूपीएसआई 2022 के पेपर का प्रश्न है, बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है। चलें आगे बढ़ा जाए। भैया ऐसे प्रश्नों को जरूर नोट कर देना, क्योंकि ये साधारण ब्याज के ऊपर तो ये प्रश्न लगाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज पे ही बड़े पेपर जितने भी होंगे, अच्छे लेवल के पेपर होंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे ही प्रश्न पूछते हैं, साधारण ब्याज पे नहीं पूछते। चलें आगे बढ़े। आइए, कह रहा 2 अंकों का योगफल इतना है और उनके व्युत्क्रम का योगफल इतना है। इन अंकों में सबसे बड़े अंक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा जैसा कहा उतना करो। हमने कहा 2 अंक, एक a है और एक b है। 2 अंक, एक a है और एक b है। उसने कहा 2 अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों का योगफल कितना है? 12। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। 2 अंकों का योगफल आ गया। और उनके व्युत्क्रम का योगफल 49 है। दोनों का व्युत्क्रम कर दो, 1/a प्लस 1/b। व्युत्क्रम का योगफल कितना है? 4/9 है। ये गलत लिखा हुआ है, 49 नहीं है, ये 4/9 होगा। 49 हो ही नहीं सकता व्युत्क्रम का योगफल। क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, 4/9 है। ठीक है, व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। यहाँ पे ए बी अगर आप एलसीएम लोगे तो ए से ए कटेगा, क्या बचेगा? बी। बी से बी कटेगा, क्या बचेगा? ए, इक्वल टू 4/9। सुनते जाइएगा। यहाँ पे जो ये a प्लस बी दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 12। तो a प्लस जी की जब 12 रख दीजिए बटे में ए बी इक्वल टू 4/9। कैलकुलेट करो, 4 3 12 और 9 3 27। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 27। सुनते जाइएगा, बस आंसर आ गया आपका। अब सुनिएगा मेरी बातों को। उसने कहा कि 2 अंकों का योगफल 12 है। हमने 2 अंकों a और b 2 संख्याएं मान ली, उनका योगफल हमने 12 कर दिया। 12 कर दिया, ठीक है। उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। हमने a का व्युत्क्रम किया 1/a, b का व्युत्क्रम किया 1/b। उनका योगफल किया 4/9। नीचे ab आ गया, ऊपर a प्लस b आ गया। a प्लस b की वैल्यू 12 दी गई थी, पुट करके ab की वैल्यू निकाल लिया। तो 2 संख्याएं जो ab हैं, जो 2 संख्याएं ab हैं, इनका मल्टीप्लाई हमें पता हो गया।
हमें बताना क्या है, अंकों में सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। अगर 27 का हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आएगा, 9 त्रिक 27। यहाँ ए बी गुणे में है, यहाँ 9 गुणे 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ पे 9 है और बी का मान 3 है, क्योंकि 27 का और कुछ फैक्टर हो ही नहीं सकता। 27 का और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 27 गुणे 1 भी तो हो सकता है सर जी ना, 27 गुणे 1 हो सकता है। आपके मन में यही आएगा कि सर 27 गुणे 1 हो सकता है। तो प्यारे बच्चों एक बात को समझो कि 27 गुणे 1 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में 27 नहीं है, ऑप्शन में क्या है, 9 है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी संख्या, 9 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9 हो गई। बताओ कोई डाउट है, कहीं पर कोई डाउट हो बताइए, आगे बढ़ाया जाए। कहीं पर कोई डाउट? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9, और सबसे छोटी 3। आइए, कह रहा साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यूपीएसआई 2022। हमने भैया इस प्रश्न के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे में N2 - 1। सुनते जाइएगा बस, देखिएगा, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप की 3 गुना, 17 वर्षों में कितना, 3 गुना। तो T1 कितना है, 17 वर्ष है। N क्या होता है, गुना, तो 3 - 1, 3 गुना मतलब 3 - 1 हो जाती है। समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। समान राशि पर यह राशि कितने वर्षों में अपने आप का 17 गुना हो जाएगी, यही तो पूछा। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक की? बिल्कुल, देखो n जो होता है वो गुना होता है, T1 और T2 समय होते हैं। पहला जो समय और गुना दिया गया 17 वर्ष में 3 गुना, दूसरा वाला गुना जो दिया गया 17 गुना कितने वर्षों में, 17 गुना कितने वर्षों में, 17 गुना T2 वर्षों में। कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ गया आपका। ये 17 बटे में T2 इक्वल टू 2 बटे में 16, काट दो, 2 × 8 = 16, 8 से गुणा कर दो, इसमें 8 × 7 = 56 का 86 लगेगा, 5 8 × 5 13। T2 कितना आ गया, 136 वर्ष। देखिए ऑप्शन में है, ये है 136 वर्ष। बिल्कुल क्लियर है सबको? तो ये फार्मूला बस माइंड में रखना आप, 100% कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये साधारण ब्याज के क्वेश्चंस होते हैं और T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1 फॉर्मूला लगाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के भी किसी भी पेपर में पूछा जाता है और एसएससी में तो पूछा जाता है। ये सभी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अगर ये कोई पसंद करता है तो टेट का पेपर, यूपी टेट, सुपर टेट, सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रश्न है ये। आइए, कह रहा है जब संख्या, सुनते जाइएगा, 125, 138, 145, 160 और 175 को 25 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आएगा। अब बात समझिएगा, जैसे हमने एक संख्या लिख दिया 10 गुणे 11 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। तो 10 गुणे 11 का मतलब कितना, 110 को 10 से विभाजित किया जाए तो 10 × 9 = 10, 1 0, 10 × 9 = 10, शेष क्या आएगा, 0 आएगा ना। सुनते जाइएगा, जैसे हमने एक संख्या लिख दिया कि 10 गुणे 12 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, तो आप कहोगे 120 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 12 दहम 120, शेष क्या आएगा, 0। सुनते जाइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे सॉल्व कर देते। देखो पहले तो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया पूरी बात ना कि 10 और 11 का गुणा कर दिया जाए 110 और 11 दहम 110, जब डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा, 0। अब इसी बात को हम ऐसे कैलकुलेट कर देते सीधे डायरेक्ट, समझो हम इसको ऐसे डायरेक्ट कह देते 10 गुणे 11 बटे में 10। अब इस संख्या को अलग अलग डिवाइड करो। देखो ये मेरा डिविजिबिलिटी का मेथड है, हमने डिविजिबिलिटी की एक क्लास पढ़ाई है, अगर आपको कम समझ में आएगा तो आप डिविजिबिलिटी वाली क्लास देखना। अब 10 से इसको अलग से डिवाइड करो, 10 × 9 = 10, पूरा कट गया तो शेष क्या बचा, 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो शेष क्या आ जाएगा, 0।
बताइए कोई डाउट। हमने क्या कहा 10 को 10 से भाग करो, और जब 10 से 10 को भाग करोगे तो शेष क्या आएगा 0। जब शेष 0 आएगा तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, शेष क्या बदला चला जाएगा 0। जैसे हमने एक संख्या ऐसे लिख दी 10 ये लिख दिया 12 गुणे 13 गुणे 14 बटे में 12। हमने कहा इस संख्या को 12 से डिवाइड करके शेष बताओ। तो यहाँ पे जब आप 12 से 12 को भाग दोगे, 12 से 12 को भाग दोगे तो शेष क्या आएगा 0। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, 0 में किसी भी शेष का गुणा किया जाए तो वो हमेशा क्या देगा शेष 0 देगा ना। अब जैसे इसी चीज़ को ऐसे किया जाता कि 13 गुणे 14 बटे में 12 तो शेष ज्ञात करिए, तो आप क्या करते 12 को 13 से भाग देते, तो 12 एक नम 12 शेष कितना बचेगा 1, 12 एक नम 12 शेष कितना बचेगा 2, तो 2 एक नम 2 शेष कितना बच गया 2। अलग अलग डिवाइड करके इसका शेष निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 11 गुणे 12 गुणे 13, हमने कहा शेष बताओ जब इसको 10 से विभाजित किया जाए, तो आप क्या करना भैया 10 एक नम 10, 10 एक नम 10, 10 एक नम 10, शेष क्या बचा 1 गुणे 2 गुणे 3, 10 एक नम 10 किया तो 1, 10 एक नम 10 किया तो 2, 10 एक नम 10 किया तो 3, जो शेष बचा उसको लिख दिया 3 दूनी 6, शेष कितना आ गया 6। बात समझ गए। अगर पूरा बेहतरीन तरीके से समझना तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास देखो, वहाँ पे सबको समझ में आएगा। जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरा विभाजित हो जाए तो शेष 0 बचेगा, फिर शेष में किसी भी शेष का मल्टीप्लाई किया जाए सब क्या हो जाएगा शेष 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आओ 25 पंचे 125 पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। 0 में किसी भी संख्या के शेष का गुणा किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यूपीएससी 2022 के पेपर में आया, बताइए कोई डाउट है। हम एक क्लास इस क्वेश्चंस के ऊपर बनाने वाले हैं, बिल्कुल नई और धमाकेदार क्लास बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त होगी। मतलब यूपीएससी में कम से कम 15 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सारे क्वेश्चंस की एक क्लास बना देंगे, खतरनाक वाली, सभी लोग देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको हाई तक बता देंगे कि कैसे कैसे आपको डिवाइड करना है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। कह रहा उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, ठीक। तो हमें आर दिया गया और हमें एच दिया गया, हमें आर दिया गया और एच दिया गया, ठीक है। 1/3 आर कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर, 28 सॉरी पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है 28, 28 गुणे 28, एच कितना है 15, 15 रख दो, कैलकुलेट कर दो इसको, 3 25 15, 7 चौको 28, ठीक है। अब बचा क्या 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 5, यही बचेगा। इसका कैलकुलेशन कर लेना, तो ये 22 गुणे 28 गुणे 20, ये हमने 4 पंचे 20 का गुणा करके लिख दिया। अब ये हो जाएगा 22 गुणे 28 दूना 56 560 हो जाएगा। 1 0 लगा दो, 22 छंग होता है 132 का 2 हासिल लगेगा 13 और 22 पंचे 22 छंग 6 दूनी 12 2 हासिल लगेगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 का 2 हासिल लगेगा 13 और 22 पंचे 110, क्या हुआ आंसर तो कुछ और आ रहा है। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा हमें लगता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन का नहीं होता है, कोन का होता है। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच रख के देखिए, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ।
और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच रख के देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। पाई आर स्क्वायर एच रखिए, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू रखिए कितना 28 सेंटीमीटर, 28 × 28, एच रख दीजिए 15 सेंटीमीटर। ये कटेगा 7 चौको 28 और 15 चौको 60, 60 × 28 × 22, ठीक। अब 22 छांग 132 तो हो जाएगा गुणे 28। अब इतना भयानक कैलकुलेशन तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यूनिट डिजिट पे जाते हैं तो यूनिट डिजिट भी इसने मैक्सिमम मैच करा के ही रखी है। तो अगर यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है, अगर यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है तो यहाँ पे ऐसा करो, डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम लगा के देखो, चलो डिजिटल सम लगाओ। क्या 3 2 5 1 6, 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6। आओ लगाओ, 9 कटेगा 6 3 9 कटेगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये तो आंसर नहीं बन सकता। 9 कटेगा 6 3 9 कटेगा, यहाँ पे डिजिटल सम 7 आएगा, ये भी आंसर नहीं बन सकता। 9 कटेगा 6 3 9 कटेगा, ये भी आंसर नहीं बन सकता। 6 3 9 कटेगा, 9 कटेगा 6 बचेगा, यही आंसर बनेगा। अब आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। हमने डिजिटल सम लगा दिया क्योंकि कैलकुलेशन में तो इतना लॉन्ग कैलकुलेशन कौन करेगा वहाँ पे। डिजिटल सम से देखो, या हमेशा ध्यान रखिए कैलकुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो यूनिट डिजिट का रूल फॉलो करना चाहिए या तो फिर डिजिटल सम फॉलो करना चाहिए। यही दोनों चीज़ें आंसर को आसान करती हैं। तो जब यूनिट डिजिट में गए तो 28 दूना 56, लास्ट में 60, और लास्ट में 60 सब जगह है। जब लास्ट में 60 सब जगह है तब तो हमारा यूनिट डिजिट का रूल फेल हो गया। और जब यूनिट डिजिट का रूल फेल हो जाए तब आप डिजिटल सम के पास जाना और डिजिटल सम क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा, आंसर को सॉल्व करा देगा। तो हमने डिजिटल सम लगा दिया 3 2 5 1 6, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 6 का नम 6, तो कैलकुलेशन का डिजिटल सम 6 आया, तो आंसर का भी डिजिटल सम 6 आना चाहिए। चले गए, सॉल्व कर लिया, आंसर का डिजिटल सम 6 आ गया था। और भैया वो जो हमने फार्मूला बता दिया था वो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, वो फार्मूला हमारे माइंड से थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो फार्मूला होता है वो कोण का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये प्रश्न कह रहा है जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है, ठीक। जब भी आप किसी संख्या को 1 से 100 तक गिनोगे तो वो अंक 20 बार आएगा। जब भी आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या को गिनोगे तो वो अंक 100 बार आएगा। कोई भी अंक होगा, अगर 1 से 100 तक की गिनते हो तो वो अंक 20 बार आएगा। अगर वहीं पे कहता कि 1 से 100 तक में, लिख दें क्या, 1 से 100 तक कोई भी अंक गिनने पर 20 बार प्राप्त होता है, 20 बार प्राप्त होता है। कोई भी अंक गिनने पर 20 बार प्राप्त होता है। और 1 से 1000 तक कोई भी अंक गिनने पर, कोई भी अंक गिनने पर 300 बार प्राप्त होता है, 300 बार प्राप्त होता है। सुनते जाइएगा भैया, बस 300 बार प्राप्त होता है। अब समझिएगा, आपको बताना क्या है, 100 से 1000 तक गिनते हैं। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हो तो 4 कितनी बार आएगा। अब समझिए, जब आप 1 से 1000 तक गिनोगे तो 4 जो है वो 300 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 300 बार आएगा। और जब आप 1 से 100 तक गिनोगे तो 4 जो है कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो यहाँ पे 100 से 1000 तक पूछा है, तो इसमें 1 से 100 तक की, जब 1 से 1000 तक की में से 300 बार है, तो आपसे 100 से 1000 तक पूछा है, तो आप 1 से लेके 100 तक की माइनस कर दो। मतलब अगर 1 से 1000 से
1 से 100 तक की माइनस कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू पता चलेगी वो किसकी पता चलेगी, 100 से 1000 तक की। तो 300 माइनस 20 इक्वल टू 280। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी इसको याद करना पड़ेगा क्या? जी बेटा, आप इतने अंकों तक गिन नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर याद ही करना पड़ेगा। तो 100 से 1000 तक की पूछा था, 1 से 1000 तक की में 4 कितनी बार आता है? 300 बार। और 1 से 100 तक की में 4 कितनी बार आता है? 20 बार आता है ना। तो 100 से 1000 तक की पूछा था, तो 1 से 1000 तक की में से 1 से 100 तक की माइनस कर देते, जो शेष बचता वो कहाँ से होता? 100 से लेके 1000 तक की। तो 300 से 20 माइनस कर दो तो कितना? 280। अब समझिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता इसमें कि इसमें ये अंक 1 कितनी बार आएगा, तो 1 21 बार आएगा, और कोई भी अंक 20 बार आएगा, लेकिन 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। अगर इसमें पूछता है 1 से लेके 1000 तक की एक अंक कितनी बार आएगा, तो 1 जो है 301 बार आएगा, और सभी अंक 300 बार ही आएंगे। ठीक है, इसका भी एक वीडियो बनाना है मुझे बेहतरीन वाला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए पेपर में। आगे बढ़ा जाए, चलिए। कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है? तो 150 से विभाज्य नहीं, तो 150 से अगर जो संख्या विभाज्य नहीं है तो वह संख्या उसके फैक्टर से भी विभाज्य नहीं होगी। तो इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा? 50 गुणे 3, 150 हो गया। 50 गुणे 3, तो 3 का नियम लगा दो, बस आंसर आपको आ जाएगा। अगर कोई संख्या 150 से विभाज्य नहीं है तो वह उसके फैक्टर से विभाज्य नहीं होगी। 3 का नियम कहता है जहां पर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वही संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 5 5 10 10 3 13 2 15, इसके अंकों का योग 15 आया। 15 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। आगे आओ, 3 3 6 3 53 और 3 चौको 12, इसके अंकों का योग 12 आया। 12 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। 6 4 10 10 3 13 13 7 20 20 5 25, 25 3 से विभाज्य है। 25 3 से विभाज्य है नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 150 से भी विभाज्य नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, इसके अंकों का योग 6 आया, ये 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। चलो आगे बढ़ो। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है? 360 से विभाज्य है तो इसका फैक्टर कर दो 9 गुणे 40 में, 9 चौको 36, और 9 कौन है? 9 है हमारे गॉड मैथ के गॉड कौन है? 9 कहते हैं जहां पर संख्याओं का योग 9 हो जाए वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 360 से भी विभाजित होगी, क्योंकि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 360 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से जरूर विभाजित होगी, और अगर 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। 7 2 9, 7 1 8 1 9, यही होगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 2 8 1 9, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ये 6 6 12, 12 7 19, 19 1 20, इसके अंकों का योग आएगा 2। ये 8 1 9 कटेगा, इसके अंकों का योग आएगा 8। सबके अंकों का योग जहाँ पर 9 आएगा वही संख्या 9 से विभाज्य होगी। वो गॉड है, डिजिटल सम फॉलो करते हैं। डिजिटल सम की क्लास पढ़ लो, ये नियम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक एक नियम को अच्छे से समझते चलो। आइए, अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग कल पढ़ते हैं, क्योंकि आज मतलब ये ना समझना कि हमें आ नहीं रहा है, नहीं तो कहोगे तुम लोग आता ही नहीं। सर को बता ही देते हैं, क्योंकि हमें आज थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ा रहा हूँ। इसकी पावर 5 दी गई, फिर गुणा लगाया गया, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 5 दी गई, फिर भाग लगाया गया, 5 है बराबर में 125 है। सुनते जाइएगा। और इसकी पावर क्वेश्चन मार्क है, कहा इसकी पावर बताओ क्या होगी। सुनते जाइएगा बस। 1 2 3 4 5, ये दिया है 5 की पावर 5 की पावर 5 गुणे 1 2 3, 5 की पावर 3 गुणे पावर 5। इसको भाग किससे करना है?
5 से। बराबर में ये दिया गया है 5 की पावर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया कि x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। ये 25 होगा 5 की पावर 25 और ये 5 × 15 तो 5 की पावर 15 बटे में 5 इक्वल टू में 3x होगा 5 की पावर 3x, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करो जल्दी से, जल्दी समझिएगा सभी लोग। अब ये जब है, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 40 बटे में 5 एक और बराबर में 5 की पावर 3 की पावर x। ये है, ये जब 5 ऊपर जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सुनो इसको ऐसे लिख दो, 5 की पावर 40 को आप लिखो 5 गुणे 5 की पावर 39 और बटे में 5 और इक्वल टू में 5 की पावर 3x। ये वाला 5 से 5 काट देना, ठीक। अब 3 से इसको काट देना, 13 × 39। और जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये देखिए ऑप्शन में 13 है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 5 की पावर 40 लिखा है, मीन्स 5 40 बार लिखा है। किसी भी संख्या की पावर हो मतलब वो संख्या उतनी ही बार तो लिखी है। तो जब यहाँ पे 5 को 40 बार लिखा है तो हमने क्या किया, एक 5 को बाहर ले लिया। जब एक 5 को बाहर ले लिया तो 5 यहाँ कितनी बार बचा, 39 बार बचा। जब यहाँ 40 बार लिखा था, एक 5 हमने बाहर ले लिया तो कितनी बार बचा, 39 बार बचा। जब 39 बार बचा, इस 5 से इस 5 को काट दिया, इस 3 से 13 × 39 काट दिया। जब आधार समान होते हैं तो घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। x